Hello, good morning, good morning, good morning, everyone. Yes, guys. So, lastly, we discussed about the concepts, conventions of accounting, and now we are moving on the next part, the next chapter, capital and revenue. It's not a next chapter, basically. It is the next concept in this chapter, capital and revenue. So, what do you understand by capital and revenue? तो सबसे पहले एक वापस पीछे चलते हैं और एक बहुत बेसिक वाली बात पे आते हैं कि जब बचपन में हमने एक्सपेंसेस और असेट पढ़ा था, मैं वहां से इसको रिलेट करूंगा। जब हमने बचपन में एक्सपेंसेस एंड असेट्स पढ़ा था तो आपने क्या पढ़ा था कि एक्सपेंस किसे बोलते हैं और असेट्स किसे बोलते हैं। असेट्स जो हमने एक बहुत बेसिक डेफिनेशन पढ़ा था, यस। असेट्स जो लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के लिए होती है, और एक्सपेंसेस जो शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स के लिए होते हैं। हम बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले एक टर्म, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब जब भी हम पॉकेट से कुछ खर्च करते हैं या करने वाले होते हैं, एक्सपेंसेस इनकर्ड और टू बी इनकर्ड, एक्सपेंसेस इनकर्ड, पेड और टू बी पेड, तो डेफिनेटली उन एक्सपेंडिचर के अगेंस्ट हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट्स मिलता है ना। जो बेनिफिट्स हमें उन एक्सपेंडिचर के अगेंस्ट मिलता है, चेक करो ना। जो भी बेनिफिट हमें उन एक्सपेंडिचर्स के अगेंस्ट मिलता है, उन बेनिफिट की लाइफ हम आइडेंटिफाई करते हैं कि उन बेनिफिट्स की लाइफ कितनी है। सो लाइफ को यूं अंडरस्टैंड करें कि लाइफ दो पार्ट में है। एक सेकेंड गाइस। बेनिफिट्स की लाइफ के बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि वो एक्सपेंस है या असेट। ये हमने बचपन में पढ़ा ना। उसी चीज को थोड़ा सा और एलिब्रेट करते हैं और डिटेल में चलते हैं। तो हमारे पास एक्सपेंडिचर की दो कैटेगरीज आ रही हैं। कैटेगरी वन इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एंड कैटेगरी सेकंड में डाल देते हैं हम कैपिटल एक्सपेंडिचर को। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। नाउ व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर? तो एग्जैक्टली द कॉन्सेप्ट इज सिमिलर। वहां पे हमने इसको असेट्स एक्सपेंस समझ लिया, उस तरह से समझा इजी अप्रोच के लिए। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का कॉन्सेप्ट सेम है। कैपिटल एक्सपेंडिचर दैट मींस एक्विजिशन ऑफ असेट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दैट इज मेंटेनेंस। यानी यदि मैं पीरियोडिकली बात करूं तो फर्स्ट पॉइंट इज वेरी मच क्लियर कि ऐसा कोई भी एक्सपेंडिचर the benefit of which will remain continue for a long period is known as capital expenditure, and the benefit of which remain for a very short period, that short period is of 1 year, counting year or one operating cycle, known as revenue expenditure. बाइफ्रिकेशन का कॉन्सेप्ट कहां से आया? अगेन वहीं से, गोइंग कंसर्न से, जहां पे हम एक्सपेंडिचर को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं कि दी हमारा ये लॉन्ग गोइंग ऑन बिजनेस है, तो जो भी एक्सपेंडिचर है आपको उस एक्सपेंडिचर की लाइफ एक्सपेक्टेंसी चेक करनी है कि वो एक्सपेंडिचर आप किस पर्पस के लिए कर रहे हैं, और जो पर्पस आपका है क्या वो पर्पस आपको लॉन्ग पीरियड बेनिफिट्स देगा? यस, इफ आंसर इज यस, देन दैट पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब बहुत ओवरव्यू जैसे बात कर रहा हूं, ऊपर ऊपर से बात कर रहा हूं, डिटेल में अंदर चलेंगे। यानी हम एक चीज यहां पे बहुत क्लियरली कह सकते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब
benefit for long period. अब ये लॉन्ग पीरियड बेनिफिट के अंदर सिर्फ इतनी सी बात कह के खत्म नहीं कर सकते लॉन्ग पीरियड बेनिफिट, तो इसमें बहुत सारी चीजें और आने वाली हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर को यदि मुझे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आएगा, तो वहाँ कुछ क्राइटेरियाज हैं जिनके बेसिस पे हम उन एक्सपेंसेस को जज कर सकते हैं कि ये कैपिटल है या रेवेन्यू है। पहला तो हो गया लॉन्ग पीरियड बेनिफिट, बेनिफिट फॉर अ लॉन्ग पीरियड, दैट इज द बेसिक पार्ट। नाउ expenses incurred, expenditure incurred for acquisition of any asset, किसी भी assets को acquire करने में जितना भी हमारा एक्सपेंडिचर होता है वो सारा एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, असेट को अक्वायर करने में। अब एक्विजिशन ऑफ असेट का मतलब क्या है? एक्विजिशन ऑफ असेट का मतलब है ईदर वी आर परचेजिंग द असेट और वी आर क्रिएटिंग द असेट और वी आर डेवलपिंग द असेट। मैं फर्नीचर खरीद रहा हूं, दैट इज परचेज ऑफ असेट। आई एम परचेजिंग अ मशीन, दैट इज परचेज ऑफ असेट। I'm constructing my own factory building. That is construction of business asset. Creation of development of asset का मतलब I am developing a particular formula and say technique जो मुझे ultimately long period benefit देगी, that is intangible asset. तो यदि आप किसी asset को acquire करते हैं तो उसके acquisition पे जो cost लगती है वो सारी cost कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आती है। क्या सिर्फ एक्विजिशन कॉस्ट ही, यानी जितने में खरीदा सिर्फ वो, या जितने में बना वो? नहीं सर, उसके साथ एंसिलरी जितने भी एक्सपेंडिचर हो रहे हैं टिल दैट असेट बिकम रेडी टू यूज। मतलब असेट को अक्वायर करना, खरीदने या कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कंस्ट्रक्शन या क्रिएशन में असेट को अक्वायर करने से लेके उसके यूज में आने के लिए तैयार होने तक का सारा एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर। मैंने एक मशीन खरीदा, फाइन, मशीन खरीद के अपनी फैक्ट्री साइट पे लेके आया, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लगा, ओके, उसको फैक्ट्री पे इंस्टॉल किया, फाइन। उसके बाद इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद मैंने ये चेक किया कि क्या उस पर मैं कोई प्रोडक्ट बनाऊंगा तो प्रॉपरली बनेगा। तो मैंने एक ट्रायल रन चला के देखा। मशीन अक्वायर करने के लिए मैंने लोन लिया था, उस लोन का मैं इंटरेस्ट अभी दे रहा हूं। यानी जिस दिन हम रेडी टू यूज की कंडीशन में आए तब तक होने वाला सारा एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर, द ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, वेजेस, इंस्टॉलेशन, रिपेयर, इंटरेस्ट ऑन लोन, ट्रायल रन कॉस्ट, एनीथिंग, एनी एक्सपेंडिचर, कहां से कहां तक? खरीदने से लेके रेडी टू यूज तक। इट्स रेडी टू यूज, काम में लेना शुरू करने की कंडीशन में आ गया है। और पुट टू यूज अलग वर्ड होता है। पुट टू यूज, रेडी टू यूज, जब तक जितना भी खर्चा हुआ सारा असेट की कॉस्ट में जाके ऐड हो जाएगा, वो सब कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में है। सेकेंड हैंड मशीन परचेज कर रहे हो, उसका रिपेयर कर रहे हो, बिफोर रेडी टू यूज। सेकेंड टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर ऐसा है, आइडेंटिफाई करें कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है या नहीं। तो द क्राइटेरिया इज, द लॉजिक इज एक्सपेंशन, एक्सपेंडिचर फॉर
improvement in asset, ऐसा कोई भी एक्सपेंस, ऐसा कोई भी खर्चा जो हमारे असेट की में इंप्रूवमेंट ला रहा है, तो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इंप्रूवमेंट इन असेट? इंप्रूवमेंट इन असेट का मतलब क्या है कि असेट में इंप्रूवमेंट आ रहा है। तो इंप्रूवमेंट आप किन पॉइंट से जज कर सकते हैं? इंक्रीज इन एफिशिएंसी, इंक्रीज इन प्रोडक्शन कैपेसिटी, ओनली कैपेसिटी वर्ड भी यूज कर सकते हैं, इंक्रीज इन कैपेसिटी, डिक्रीज इन ऑपरेटिंग कॉस्ट, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ये सारे आपके इंप्रूवमेंट इन असेट के एग्जांपल्स हो गए। मतलब इन सारे पॉइंट्स का क्या है? इंप्रूवमेंट इन असेट का मतलब जो असेट आप काम में लेना जा रहे हैं, काम में ले रहे हैं एक्चुअली, यदि उस असेट में आपने कोई ऐसा खर्चा किया जिससे उस असेट की एफिशिएंसी बढ़ गई, जैसे कोई मशीन है, या एग्जांपल लेता हूं, मेरे पास एक फोर व्हीलर है, बस है, ट्रक है, हमारे बस है, बस से लेते हैं। हमने उस बस में गैसकेट या सीएनजी फिट करवा दिया। पहले पेट्रोल पे चलती थी, अभी सीएनजी पे चल रही है। अब यहाँ जो खर्चा हो रहा है उसकी वजह से उसकी फ्यूल एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी, वो कम कॉस्ट में ज्यादा रन कर पाएगी। दैट एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑल्सो कैपिटल एक्सपेंडिचर। हमने एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट, एक सिनेमा हॉल है जो एक सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल है, हमने उसे मल्टी स्क्रीन में कन्वर्ट कर दिया, उसकी प्रॉफिट जनरेटिंग कैपेसिटी बढ़ गई। दैट इज अगेन कैपिटल एक्सपेंडिचर। हमने कोई ऐसा एक्सपेंस किया जिसकी वजह से उसको मेंटेन करने की कॉस्ट परमानेंटली कम हो गई। दैट इज अगेन कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये सारे एक्सपेंडिचर, यानी दो मेन चीज कैपिटल एक्सपेंडिचर में आपको लेनी है। द फर्स्ट पार्ट एक्विजिशन एंड सेकेंड पार्ट इंप्रूवमेंट। इन दो पैरामीटर से आपकी उस एक्सपेंडिचर की कैटेगरी डिसाइड होगी कि दैट एक्सपेंडिचर इज ऑफ कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर। मेनली ये दो पॉइंट, द एक्विजिशन ऑफ असेट एंड any expenditure during that time and then improvement in asset। केयरफुली मैंने यहां इंप्रूवमेंट की बात की है, रीइंस्टेटमेंट की बात नहीं की है। मतलब इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन इंप्रूवमेंट एंड रीइंस्टेटमेंट? हाँ। कैसे डिफरेंस है? मेरा कार था, उसका माइलेज इनिशियली 20 किलोमीटर पर लीटर था। आफ्टर 5 ईयर और 6 ईयर द माइलेज कम डाउन टू 15। मैंने मैकेनिक दिखा, उसने बोला सर इसमें 20,000 रुपए का खर्चा है, आप वो कर दो, माइलेज बढ़ जाएगा। आई डिड इट। मेरा कार का माइलेज 20 हो गया। कहां से 20 हुआ? 15 से। इज इट इंप्रूवमेंट इन असेट? नो, इट इज नॉट कंसीडर्ड एज इंप्रूवमेंट, बिकॉज ओरिजिनल कैपेसिटी यदि फॉल कर जाती है और आपके एक्सपेंडिचर से वो वापस ओरिजिनल तक आती है, दैट इज नॉट इंप्रूवमेंट, दैट इज रीइंस्टेटमेंट। इंप्रूवमेंट का मतलब यहां पे हमारा बहुत क्लियर है कि जो उसका ओरिजिनल एफिशिएंसी है या था, जो उसका ओरिजिनल कैपेसिटी था, आपने कोई ऐसा खर्चा करके उसको उसकी ओरिजिनल कैपेसिटी से ज्यादा प्रोड्यूस करना या ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव बना दिया। दैट इज इंप्रूवमेंट इन असेट एंड दैट इज
पार्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। एग्जैक्टली, परफेक्ट। यदि वो ओरिजिनल से ऊपर निकल जाता तो वो इंप्रूवमेंट इन असेट होता। इज इट क्लियर? एग्जांपल जैसे देखते हैं, बिल्डिंग का व्हाइट वॉश करवाया, क्या हो रहा है? इज देयर एनी इंप्रूवमेंट? नो, मेंटेनेंस। अपार्ट फ्रॉम ऑल सच कैपिटल एक्सपेंडिचर, अब मैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को इससे रिलेट करूं तो बहुत सीधा आंसर दे सकते हो, ऑल एक्सपेंडिचर दैट आर नॉट कैपिटल इज रेवेन्यू। क्योंकि पहले रेवेन्यू को जज करना इजी है। तो यदि मैं रेवेन्यू को फिर भी लेता हूं तो शॉर्ट टर्म बेनिफिट, दूसरा लेता हूं तो एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर मेंटेनेंस ऑफ असेट। असेट को अक्वायर करने पे खर्चा किया तो कैपिटल है, और उसको यूज करते हुए उसकी मेंटेनेंस में जो खर्चा कर रहे हैं वो सब रेवेन्यू। ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर रेवेन्यू एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब रूटीन बिजनेस ऑपरेशन एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए जो भी एक्सपेंसेस आप करोगे दैट इज ऑफ रूटीन नेचर, रेगुलर नेचर के है, रेकरिंग नेचर के हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑफ रेकरिंग नेचर, यूं भी बोल सकते। मैं एक मशीन खरीद के ला रहा हूं, इंपोर्ट कर रहा हूं, इंपोर्ट ड्यूटी पे किया, कैपिटल, क्योंकि असेट के एक्विजिशन पे। वहीं मैं गुड्स खरीद रहा हूं, रेवेन्यू। मैंने ट्रक में माल लोड कर दिया, ट्रक से माल लेके आ रहा हूं, माल गुड्स लेके आ रहा हूं, और वो ओवरलोडेड ट्रक है, और पुलिस ने पकड़ लिया और फाइन लगा दिया, रेवेन्यू। बिकॉज इट्स अ रूटीन ऑपरेशनल एक्सपेंसेस। मैंने किसी कस्टमर को कोई प्रोडक्ट डिलीवर करने का एग्रीमेंट बनाया था, कमिटमेंट किया था, कॉन्ट्रैक्ट बनाया था। नाउ आई एम ब्रीचिंग द कॉन्ट्रैक्ट, मैं कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर रहा हूं, एंड फॉर दैट आई हैव टू पे सम पेनल्टी, रेवेन्यू। इट्स रूटीन बिजनेस ऑपरेशन। मेरे ऑफिस बिल्डिंग का फ्लोर डैमेज हो गया, मैंने फ्लोरिंग चेंज करवाया, रेवेन्यू, बिकॉज इट इज मेंटेनेंस ऑफ द असेट। मैंने ऑफिस बिल्डिंग में एक और फ्लोर बनवा दिया, कैपिटल, एनहांसमेंट इन कैपेसिटी। बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर है, बहुत इजीली आइडेंटिफाइबल है। मेनली एक दो पैरामीटर को चेक करोगे तो बहुत इजीली आइडेंटिफाइबल है। वन टाइम कैपिटल एक्सपेंडिचर, वन टाइम एक्सपेंडिचर, ये रेकरिंग एक्सपेंडिचर, रिपीटेटिवली होगा। पर्पज इज लॉन्ग टर्म, रेवेन्यू पर्पज इज शॉर्ट टर्म। कैपिटल पर्पज इज एक्विजिशन ऑफ असेट, रेवेन्यू पर्पज इज मेंटेनेंस ऑफ असेट। कैपिटल पर्पज इज इंप्रूवमेंट इन असेट, रेवेन्यू पर्पज इज maintaining the original efficiency. Is it clear? कैपिटल एक्सपेंडिचर एक असेट की तरह बैलेंस शीट में जाएगा, यानी इसे कैपिटलाइज करेंगे। इसे हम जिस साल ये खर्च हुआ है उसी साल राइट ऑफ नहीं करेंगे, हम इन एक्सपेंडिचर्स को कैपिटलाइज करेंगे। कैपिटलाइज करने का मतलब असेट की फॉर्म में रिकॉर्ड करेंगे, और सम पार्ट ऑफ दैट असेट एनुअल बेसिस पे डेप्रिसिएशन की फॉर्म में राइट ऑफ करेंगे। दैट इज, you can say, the capital expenditure, the part of the capital expenditure converted in revenue. Reason being कि सर ये बेनिफिट तो इसी साल मिल गया, चार्ज टू रेवेन्यू। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पूरा का पूरा प्रॉफिट पे चार्ज होगा, P&L में चला जाएगा।
I think both the part is clear. ये पूरा पोर्शन जो हम डिस्कस कर रहे हैं, मैंने लास्ट क्लास में भी बात की थी, हमारा मेन पर्पस इस पर्टिकुलर पार्ट पे एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, इनको कवर करना है. कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर थियरी क्वेश्चन में भी हम इसको लेके चल सकते हैं कि यहाँ पे कैपिटल एंड रेवेन्यू पे हमारे पास डिफरेंस आ सकता है. द डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. Capital expenditure, economic benefit is for more than one accounting period. And revenue expenditure, economic benefit for only one accounting period. Non-recurring, recurring. Involve heavy cash outflow, involve lower cash outflow. ये कोई डिफरेंस नहीं है, बट इस जनरल क्रिएटेड कि हाँ कैपिटल एक्सपेंडिचर है मतलब एक्विजिशन ऑफ असेट है, तो एक हैवी कैश आउटफ्लो हुआ होगा. रेवेन्यू में इतना हैवी कैश आउटफ्लो नहीं होता, बट इट्स नॉट अ, इसलिए इन जनरल हम बोल रहे हैं. इट रिफ्लेक्ट्स इन द शीट, इट इज इन इनकम स्टेटमेंट. इट मे बी इनकर्ड बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ ऑपरेशन. ऑपरेशन स्टार्ट होने से पहले भी हो सकता है, ऑब्वियसली हो सकता है. मैं ऑपरेशन स्टार्ट करने के लिए एक फैक्ट्री बिल्डिंग बना रहा हूं, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है. लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑपरेशन स्टार्ट होने के बाद ही होगा, पहले नहीं हो सकता, क्योंकि ऑपरेशनल खर्चे हैं. It tends to increase in the earning capacity or reduces the operating expenses. यहाँ है help in the activities. Portion of capital expenditure may matched against the revenue, that is in form of depreciation. ठीक है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बेसिक. चलिए फिर बात करते हैं एक और टर्म की, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. व्हाट इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? नाम क्लियर है, डेफर्ड. डेफर्ड मतलब आगे एक्सपेंड कर देना, एक्सटेंड कर देना. क्या एक्सटेंड कर देना? बेनिफिट. किसका? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. इसको ऐसे लिबरेट करेंगे तो आंसर मिल जाएगा. डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी ऐसा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट हमने फ्यूचर के लिए डेफर कर दिया है, एक्सटेंड कर लिया है, आर नोन एज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. मतलब वो सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो बेसिकली नेचर उनका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ही है, बट हमने ये एनालाइज किया, ऑब्जर्व किया कि उसके बेनिफिट हमें फ्यूचर में कुछ ईयर्स तक मिलेंगे. एज एक्सपेंडिचर इज ऑफ रेवेन्यू नेचर, तो मैं इसे कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं बना सकता, बट बेनिफिट डेफर हो रहे हैं तो मैं इसे उसी साल राइट ऑफ भी नहीं कर सकता. तो हमने एक अलग कैटेगरी बना दिया सर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. अब क्या करेंगे सर, इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को इन शॉर्ट यूं समझ के चलिए, एक माइंड में एक थॉट बना के चल लीजिए कि ऐसा रेवेन्यू खर्चा है जिसका पेमेंट तो मैंने एक साथ कर दिया. शायद यूं कहें कि मैंने आने वाले 4 साल के एक्सपेंडिचर का पेमेंट एक साथ कर दिया, सॉर्ट ऑफ एडवांस एक्सपेंसेस. बट एक्चुअली इज नॉट लाइक दैट, बट फिर भी आप इसको यूं समझ के चल सकते हैं. जैसे मैंने एक बहुत बड़ा हेवी एडवर्टीजमेंट कैंपेन रन किया, हमने आईपीएल स्पॉन्सर कर दिया, करोड्स ऑफ रुपीस डाल, 2 महीने तक मेरा एड चल रहा है. अब वो ब्रांड नेम बना देगा, एक अच्छा खासा मार्केट व्हील क्रिएट कर देगा,
और उस इतने बड़े एडवर्टीजमेंट का बेनिफिट लोगों को आगे तक भी याद रहेगा और उसका बेनिफिट मुझे 5 साल तक मिलेगा। तब इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट इज रेवेन्यू बट ह्यूज अमाउंट प्लस द बेनिफिट इज लॉन्ग टर्म, तो उसको आप डेफर्ड मानो। और उस टोटल एक्सपेंडिचर का उस साल, जितने भी साल में बेनिफिट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, बाइफ्रिकेट कर दो। 4 लाख का सपोज 40 लाख रुपीस खर्च हुआ, लाइफ इज 4 ईयर, तो आई विल अज्यूम 10 लाख एवरी ईयर। तो फर्स्ट ईयर 10 लाख रेवेन्यू चार्ज टू पी एंड एल, रिमेनिंग 30 लाख कैरी फॉरवर्ड एज asset. In next year, again a part of that of 10 lakh rupees charged to revenue, remaining carried at asset. Sir, asset तो नहीं है? हाँ, asset है, because asset का मतलब ये था लॉन्ग टर्म बेनिफिट, बट एक्चुअली asset नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकती, ये पैसा रिटर्न नहीं आएगा। तो ऐसी assets को हमने एक नाम दे रखा है, fictitious assets। तो हम इन्हें fictitious assets की फॉर्म में बैलेंस शीट में कैरी करेंगे और धीरे 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 इसे रेवेन्यू पे चार्ज करते चले। दैट इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, which payment has been made or liability has been incurred but which is carried forward on the presumption that will be of benefit over a subsequent period or periods। एक एग्जांपल मेनली इन्होंने दिया, वही हेवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीट, कोई इशू नहीं है, प्लीज उसी से कनेक्ट कर दो। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किस पे हुआ था? असेट्स एक्विजिशन पे। असेट सेल करोगे तो जो पैसा आ रहा है वो कैपिटल रिसीट है। शेयर्स के थ्रू मनी रेज करोगे तो जो पैसा आ रहा है वो कैपिटल रिसीट है, क्योंकि अगेन दैट रेवेन्यू इज नॉट ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड, प्रोवाइड बेनिफिट फॉर अ लॉन्ग टर्म। और वहीं हम अपने प्रोडक्ट की सेल करेंगे, हम अपने प्रोडक्ट की सेल करेंगे तो रेवेन्यू। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर रिसीट्स ऑब्टेन फ्रॉम ऑपरेशन, रेगुलर ऑपरेशन डू नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन द ऑपरेटिंग रिजल्ट्स, मतलब जिसका प्रॉफिट पे नहीं है। मेनली एग्जांपल में वही है, रिसीट फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स या इन्वेस्टमेंट बाय पार्टनर और प्रोपराइटर, दैट इज अगेन कैपिटल। डिफरेंस देखते हैं। कैपिटल रिसीट, these receipts are obtained by an entity from operation other than the regular operation, and that is of regular operation। irregular, non-recurring, recurring, not recognized as income, revenue is recognized as income। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसे, कैपिटल इनकम कैसे रिकॉग्नाइज होती है? सर ये इनकम नहीं, कैपिटल रिसीट की तरह बैलेंस शीट में कैरी होती है लाइबिलिटी साइड पे। कैपिटल रेवेन्यू लॉसेस, ये था आपका कैपिटल एंड रेवेन्यू कॉन्सेप्ट। बहुत प्रिसाइज शॉर्ट सा है क्योंकि हम डिटेल डिस्कशन अर्लियर बहुत कर चुके हैं। Now the next part of this chapter is accounting cycles, procedures, transactions identification, recording, classification, summarizing। ट्रांजैक्शंस जब भी होते हैं, काउंटिंग उन ट्रांजैक्शंस को कौन से कॉन्सेप्ट से रिकॉर्ड करता है? ड्यूअल एस्पेक्ट से। और ड्यूअल एस्पेक्ट का मतलब वन इज डेबिट, अदर इज क्रेडिट। क्या चीज डेबिट कहलाती है और क्या चीज क्रेडिट कहलाती है, मतलब किन्हें डेबिट किया जाता है, किस एस्पेक्ट को डेबिट करेंगे, किस एस्पेक्ट को क्रेडिट करेंगे। तो यहां हम मेन कंपोनेंट ऑफ अकाउंट लेके चलते हैं। हमारे पास मेन कंपोनेंट में असेट्स, असेट्स का अदर वर्जन एक्सपेंसेस, इनकम
लाइबिलिटी एंड कैपिटल। टोटल 5 कैटेगरीज हैं हमारे पास अकाउंट्स की। टाइप ऑफ अकाउंट्स की बात की जाती है, तो बचपन में कुछ याद आ रहा है टाइप ऑफ अकाउंट्स? रियल, पर्सनल, नॉमिनल। मैं उन ट्रेडिशनल टाइप ऑफ अकाउंट से बाहर आ रहा हूँ, मैं कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंट से बात कर रहा हूँ, दैट विल गिव यू अ क्लियर व्यू और इजी अप्रोच। देयर आर 5 टाइप ऑफ अकाउंट्स। सम आर असेट्स, expenses, income, liability and capital. Because out of the available accounts, ट्रांजेक्शन देख के जब आपको अकाउंट्स मिल जाते हैं, कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, तो ये अप्रोच इजीली आइडेंटिफाइबल है कि हम उसमें से एक्सपेंस, असेट, इनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, रादर देन दैट रियल, पर्सनल एंड नॉन। तो मैं इस अप्रोच से चल रहा हूँ। तो 5 टाइप ऑफ अकाउंट्स आर देयर: असेट्स, expenses, income, liability and capital। इनका डेबिट क्रेडिट का रूल बहुत सिंपल है। इफ असेट्स इंक्रीजेज इन द बिजनेस, यदि असेट्स बिजनेस में इंक्रीज होती है, दैट मस्ट बी डेबिटेड एंड दैट इज देयर ओरिजिनल नेचर। असेट्स का ओरिजिनल नेचर डेबिट है। ये डेबिट वर्ड आया है ड्रेब्रे से, जिसका मतलब है अदर ओ टू अस, कि हमें किसी से कुछ लेना है, हमें कुछ मिलने वाला है, हमें कुछ मिलेगा, तो असेट्स हमें कुछ मिलेगा रिटर्न में। वहीं एक असेट्स यदि डिक्रीज होती है तो क्रेडिट करते हैं। सेम रूल वो फॉर एक्सपेंसेस ऑल्सो। और बाकी तीनों का जस्ट ऑपोजिट रूल है। ये आपका डेबिट क्रेडिट रूल बन गया एक सिंपल से कॉन्सेप्ट के साथ। assets and expenses both are debited when they increases and both are credited when increases in business। जब भी बिजनेस में assets और expense increase होते हैं डेबिट, डिक्रीज होते हैं क्रेडिट करना है। और वहीं इनकम, कैपिटल और लाइबिलिटीज डिक्रीज होती हैं तो डेबिट होती हैं, इंक्रीज होंगी तो क्रेडिट। इस डेबिट और क्रेडिट रूल के साथ हम अकाउंटिंग में अपने सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, दैट इज ड्वेल एस्पेक्ट। कहाँ रिकॉर्ड करते हैं सर ट्रांजैक्शंस? सर ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं हम प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट्स। प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट्स, which book is considered as primary book of account? Answer is journal। प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट्स जर्नल। हम अपने सारे ट्रांजैक्शंस, जैसे ही ट्रांजैक्शंस इनकर्ड होते हैं, उन ट्रांजैक्शंस को जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है। इन विच ऑर्डर? इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। गुड, इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। व्हाट इज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर? कि सर जब भी ट्रांजैक्शन होगा एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम उसे रिकॉर्ड कर दिया जाएगा, डेट वाइज, टाइम वाइज, दैट इज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो एज एंड व्हेन ट्रांजैक्शन इनकर्ड, accounting records this transaction in journal in that debit credit form। but जनरल का एक सब्स्टिट्यूट है। यदि हमारे वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस को या फिर ह्यूज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस को एक ही जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। तो इट्स लाइक कि बल्क एक ही जगह आ गया, हर तरह का ट्रांजैक्शन एक ही बुक में रिकॉर्डेड है। एंड नाउ if wanna identify, wanna search any particular transaction or nature of transaction, मुझे सर बताओ परचेज कितना हुआ, सर अभी बताते। व्हाट यू विल डू? एंट्रीज ढूंढोगे। तो हमने क्या, और सेकेंडली
जर्नल एक ही बुक होगा। तो सेंट्रलाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग हो गया। कहीं भी कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है, सब एक ही जगह जर्नल में आके रिकॉर्ड हो रहा है। कहीं मतलब सर हम डिसेंट्रलाइजेशन यानी डिपार्टमेंट का सेग्रीगेशन कर सकते हैं। बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, परचेज डिपार्टमेंट परचेज हैंडल करता है, सेल डिपार्टमेंट सेल हैंडल करता है, कैश डिपार्टमेंट कैश मैनेज करता है, और सारे ट्रांजेक्शन्स एक्यूमुलेट होके जर्नल में आके अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में रिकॉर्ड होते। हमने जर्नल का बना दिया सब्स्टिट्यूट, सब्सिडियरी बुक्स। सब्सिडियरी बुक्स मतलब सर एक जर्नल जिसमें सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते थे, ब्रेक कर दिए। ब्रेक करने का मतलब सर हमने कुछ नेचर वाइज ट्रांजैक्शंस के लिए अलग बुक्स मेंटेन कर दी, जहां पे ज्यादा नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस होते हैं और जिन्हें रिकॉर्ड करना हमारे लिए सेपरेटली जरूरी भी है। डिपार्टमेंटलाइजेशन भी हो जाएगा, सेग्रीगेशन ऑफ वर्क भी हो जाएगा। तो सब्सिडियरी बुक्स में द फर्स्ट बुक इज परचेजेस बुक। सर इस बुक में क्या करेंगे? क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड करें। ऑल परचेजेस दैट वी कंडक्ट इन क्रेडिट, जितना भी उधार माल खरीदेंगे हम उसे परचेज बुक में लाके रिकॉर्ड कर देंगे। अब जितने भी क्रेडिट परचेज है वो सेपरेटली रिकॉर्डेड है, डेटा अवेलेबल है, रिकॉर्ड्स मेंटेन है, पता चल सकता है किस कस्टमर के साथ क्या डील चल रहा है। सेल्स बुक फॉर ऑल क्रेडिट सेल्स, जितना भी क्रेडिट सेल्स होगा वो क्रेडिट सेल्स हम सेल्स बुक में रिकॉर्ड करते हैं। स्पेसिफिकली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, वी आर टॉकिंग अबाउट गुड्स नॉट ऑफ असेट। मशीन उधार में खरीदा, नहीं आएगा इधर, यहाँ सिर्फ गुड्स आएंगे। और यदि उन्हीं क्रेडिट परचेज गुड्स को हमने रिटर्न किया तो परचेज रिटर्न बुक। रिटर्न ऑफ क्रेडिट परचेज, क्रेडिट परचेज रिटर्न होगी तो परचेज रिटर्न बुक में आएगी। कैश में खरीदा है और उसे रिटर्न कर रहा हूं तो यहां नहीं आएगा, सेल्स रिटर्न बुक। रिटर्न ऑफ क्रेडिट सेल्स, बी कैश बुक, ऑल कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस। जितना भी कैश और बैंक ट्रांजैक्शन होगा, जहां भी कैश और बैंक इन्वॉल्व हो गया, वो किसी भी नेचर का हो, ट्रांजैक्शन में कैश और बैंक इन्वॉल्व, सीधा कैश बुक में आ जाए। बिल्स रिसीवेबल के ट्रांजैक्शन है तो बीआर बुक, बिल्स पेबल के ट्रांजैक्शन है तो बीपी बुक। अब इन सारे स्पेसिफिक नेचर मेजर मेजर स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस को अलग कर दिया, उनके अलग अलग बुक्स बना दिए। सच टू बुक्स आर नॉट दैट मच पॉपुलर, क्योंकि बीआर और बीपी के इतने ज्यादा ट्रांजैक्शंस नहीं होते हैं, तो अब ये बुक्स मेंटेन नॉर्मली हम नहीं करते। ये सारे स्पेशल पर्पस के लिए स्पेशल पर्पस बुक बना दिया। जो ट्रांजैक्शन इन बुक्स में नहीं आ रहे हैं क्योंकि इनके नेचर से मैच नहीं करते हैं, उनके लिए बना देंगे हम जर्नल प्रॉपर। बचे हुए सारे ट्रांजैक्शंस जर्नल प्रॉपर में। कैन यू गिव मी एनी आइडिया क्या बच क्या गया? कौन से ट्रांजैक्शन बच गए ऐसे?
यस। कौन से ट्रांजैक्शन बच गए जो ऊपर नहीं आ पा रहे हैं? जैसे कैश आएगा, कैश बुक में चला जाएगा। चेक से पेमेंट आएगा तो कैश बुक में चला जाएगा। सोचो 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 क्या बच गया। क्रेडिट परचेज ऑफ असेट, क्रेडिट परचेज ऑफ असेट, ये कहां जाएगा? ये जनरल प्रॉपर। डिप्रिसिएशन चार्ज करना है, जनरल प्रॉपर में आ गया। लॉस ऑफ गुड्स, जनरल प्रॉपर में आ गया। विड्रॉल ऑफ गुड्स, all opening entries, all closing entries, all adjustment entries। ये सब जनरल प्रॉपर में आ गया। ओपनिंग एंट्री का मतलब जब बिजनेस, जब ईयर स्टार्ट होता है तो ओपनिंग एंट्री पहले नहीं बनती है। पहले कौन सी एंट्री बनेगी? पहले क्लोजिंग बनेगी। ईयर एंड हुआ तो पहले क्लोजिंग एंट्री बनेगी। मैं यहीं पे क्लोजिंग एंट्री भी बताता हुआ चलता हूं, ध्यान रह जाएगा। क्लोजिंग एंट्री आपका बनता है, सारा लाइबिलिटीज क्लोज करो, असेट्स क्लोज करो, कैपिटल लो, और फिर उसे ओपनिंग में लेके आओ। असेट्स डेबिट टू लाइबिलिटी टू कैपिटल। क्लोजिंग एंट्री, लाइबिलिटी क्लोज की, कैपिटल क्लोज की, टू असेट। एडजस्टमेंट एंट्रीज, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, accrued income, सेल्स ऑन अप्रूवल नॉट कंफर्म्ड, ऐसे कोई भी एडजस्टमेंट जो ईयर एंड पे होते हैं, जो हम स्पेसिफिक चैप्टर में डील करेंगे आगे चल के, वो सब यहाँ पे इस पर्टिकुलर बुक में रिकॉर्ड होते हैं। ये इनिशियली को रिकॉर्ड करने वाला मैटर। इसमें थोड़ा सा डिस्कशन हमारा आज कैश बुक पे भी ले लिया जाए। व्हाट इज कैश बुक? सर, वी रिकॉर्ड ऑल कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस। तो जब कैश बुक की बात करते हैं तो इसमें कैश और बैंक ट्रांजैक्शन है, और कैश और बैंक ट्रांजैक्शन, तीन तरह का कैश बुक बनता है। सिंगल कॉलम, सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन। यदि मैं सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आई विल ड्रॉ सिंगल कॉलम कैश। डबल कॉलम, कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन। ट्रिपल कॉलम, कैश, बैंक, डिस्काउंट। कौन सा डिस्काउंट? कैश डिस्काउंट। कैश, बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम, जिसमें डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट जो देते हैं या मिलता है वो कैश के साथ ही चलेगा, तो उसे भी हम कैश बुक में ही रिकॉर्ड कर लेते हैं, एक ट्रिपल कॉलम कैश बुक बना के। पेटी कैश बुक, फॉर स्मॉल एक्सपेंसेस, छोटा छोटा खर्चा डेली बेसिस पे बहुत सारा होता है। बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में हम बात करें, ट्रांसपोर्टेशन, स्टेशनरी,
आपका रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, छोटे मोटे एक्सपेंसेस जो होते रहते हैं, तो मेन अकाउंटेंट क्या करता है, एक स्पेसिफिक अमाउंट एक जूनियर अकाउंटेंट को, जूनियर कैशियर को दे देता है, बोलता है तुम्हें ये छोटे मोटे खर्चे अपने लेवल पे बनाने हैं। मैं इन सारे स्मॉल ट्रांजेक्शन से, स्मॉल छोटे मोटे एक्सपेंसेस का मैं रिकॉर्ड एंट्रीज नहीं करूंगा। तुम इसे बनाओ, पूरा महीना काम करो, उसको रिकॉर्ड कर लो एनालिटिकल फॉर्म में, किस डेट पे कौन सा खर्चा हुआ, लिस्ट की तरह। फिर एट द एंड ऑफ द मंथ वो मुझे आप सेंड कर देना, मैं उनका सिंगल एंट्री डाल दूंगा। तो वो जो पेटी एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करने का प्रोसीजर है, इम्प्रेस सिस्टम भी बोलते हैं, जहां हम एक स्पेसिफिक्स मनी दे देते हैं मंथ के में, वो उसे पूरे महीने यूज करता है, एट द एंड ऑफ द मंथ वो हैंड ओवर करता है, रिमेनिंग मनी अपने पास रखता है। जैसे 10,000 रुपये मैंने दिया, एट द एंड ऑफ द मंथ 8,000 खर्च हो गया, 2,000 बच गया, तो उसके पास छोड़ूंगा, 8,000 और दे दूंगा, नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हो गया दिस टाइम। ठीक है, वो पेटी कैश बुक है। कैश बुक में सिंपल तरीके, यदि कैश बुक की बात करते हैं, कैश बुक बनता है आपका एग्जैक्टली लेजर फॉर्म में। तो कैश बुक को यदि हम बोलें, तो कैश बुक अपने आप में प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट्स भी है और लेजर भी है। Say one column is of cash, other is of bank, other is of discount. Cash, bank, discount. Cash, receipts, bank, deposits, discount, allowed. ये हमारा डेबिट साइड हो गया। डेबिट साइड कैश रिसीप्ट्स आ गए, बैंक डिपॉजिट्स आ गए, और डिस्काउंट अलाउड। कैश पेमेंट्स, बैंक विड्रॉल्स, डिस्काउंट रिसीव्ड। दिस बिकम अ क्रेडिट साइड, क्योंकि जब भी हम पेमेंट करेंगे तो डिस्काउंट मिलेगा, तो पेमेंट के साथ डिस्काउंट रिसीव्ड रहेगा, और जब भी कैश आएगा, किसी का पेमेंट आएगा, तो हम इसे डिस्काउंट अलाउ कर। कैश एंड बैंक, इनको तो बैलेंस कर दिया जाता है, इनका क्लोजिंग बैलेंस निकाल लिया जाता है। एक दो फैक्ट आपको पता होगा कि कैश का बैंक बैलेंस हमेशा डेबिट होगा, तो कैश बैलेंस हमेशा डेबिट में आएगा। बैंक बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है, क्योंकि ओवरड्राफ्ट हुआ तो क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। डिस्काउंट में टोटल लगा दी जाएगी, डिस्काउंट का बैलेंसिंग नहीं होता, और डिस्काउंट कॉलम की टोटल लगा के इन टोटल्स को यहां से डिस्काउंट के लेजर में पोस्ट कर दिया जाए। मतलब मल्टीपल डिस्काउंट की एंट्रीज ना करके डिस्काउंट को इस कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया, और यहीं से पीरियोडिकली डिस्काउंट की टोटल को लेजर में पोस्ट कर दिया, तो ये बन जाता है आपका कैश बुक। ये सारा पार्ट बहुत कंफर्टेबली, बहुत अच्छी तरह हमारा अर्लियर स्टेज पे किया हुआ है। जस्ट गो थ्रू दिस। ये जर्नल ट्रांजैक्शंस, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, असेट लायबिलिटी आइडेंटिफिकेशन, रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री एंड सब्सिडियरी बुक, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बीआर, बीपी, and then journal proper. Rule of debit credit, assets liability, decrease.
ठीक है गाइस, तो ये बेसिक चीज़ें एक बार हमने रिवाइज किया। नाउ वी विल मूव टू द प्रैक्टिकल पार्ट और सीधा एक स्पेसिफिक चैप्टर पिक करेंगे और चैप्टर बाय चैप्टर फिर आगे प्रोसीड करें, क्योंकि यहाँ से मेजरली हमारे पास थ्योरी क्वेश्चंस ही मिलने वाले, तो मेनली मेन टॉपिक्स पे अब मूव करेंगे। फाइन, ओके, बाय।